नमो नमः विद्यार्थियों, एवीएन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने कल पिछले टॉपिक में बात किया था संधि। आज के प्रकरण में हम बात करेंगे संधि का जो प्रथम भेद है यानी अच संधि, जिसको हम स्वर संधि भी कहते हैं। कल हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था कि स्वर संधि की परिभाषा होती है, स्वरों के मेल से बनने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और इनकी परिभाषा और उदाहरण। स्वर संधि के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। स्वर संधि का पहला भेद होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है वृद्धि संधि, तीसरा होता है गुण संधि, चौथा होता है यण संधि, पांचवा यादि संधि, छठवां पूर्व रूप संधि, सातवां पर रूप संधि और अंतिम होता है प्रकृति भाव संधि। लेकिन इन 8 भेदों में से जो अंतिम 3 भेद होते हैं इनका प्रयोग बहुत कम होता है, यानी नगण्य होता है, न के बराबर कह सकते हैं हम। जो प्रथम 5 होते हैं यही हमारे सिलेबस में होते हैं, या यूं कहें कि 6 to 10 के अंदर दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि तक का प्रकरण रहता है। पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव संधि का जो प्रकरण होता है ये 6 to 10 के सिलेबस से बाहर होता है, यानी 11-12 के अगर हम बात करेंगे संस्कृत में तो उसमें ये होता है। लेकिन स्वर संधि के भेद में इनकी भी गिनती की जाती है। अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि के प्रथम सूत्र की। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः स्वर्णे दीर्घ है। अकः स्वर्णे दीर्घ है। अक के परे अक आने पर दीर्घ आदेश हो जाता है। अर्थात अगर हम हिंदी में बात करें तो सम्मान स्वर आने पर दीर्घ हो जाता है। अगर हम इस प्रत्याहार को या इस सूत्र को आगे हम विस्तार से समझें तो यहाँ पे है अक, अकः को हमने अक कहा, अक प्रत्याहार। सवर्णे का मतलब होता है सम्मान, यानी अक के परे वापिस कैसा होना चाहिए, अक होना चाहिए, तो उसका आदेश कौन सा होता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। यानी अक प्रत्याहार के परे वापिस अगर अक प्रत्याहार आता है तो दोनों को जोड़ करके उसका दीर्घ बना दिया जाता है। यानी अक प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण को शामिल किया जाता है, अक के अंदर ए, उ, रे और लरी। परिभाषा के अनुसार वापिस क्या आना चाहिए, सवर्ण, वापिस इसके सम्मान ही आना चाहिए, यानी अक के परे अक ही आना चाहिए। ए, ई, उ, रे और लरी अगर ये आते हो तो ए के स्थान पर आ बनेगा, ई के स्थान पे बड़ा ई बनेगा, उ के स्थान पे बड़ा उ बनेगा, री के स्थान पे बड़ा री बनेगा और लरी का कोई दीर्घ नहीं होता है। यहाँ पे हमें एक बात समझनी चाहिए कि ए और आ ये दोनों ही समान स्वर है। अर्थात अगर हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं तो अगर आ भी होगा तो भी वो समान स्वर ही कहलाएगा। ए धन ए बराबर आ है, इसी प्रकार आ धन आ होगा तो भी आ होगा, ए धन आ होगा तो भी आ होगा और आ धन ए होगा तो भी आ होगा। कहने का मतलब ये है कि ए और आ दोनों ही समान स्वर है, तो ए और आ में से अगर आगे पीछे जो भी होता है उसका बनेगा आ ही। इसी प्रकार ई और ई ये दोनों भी समान स्वर होते हैं। ई के बाद में अगर छोटी ई है तो भी उसकी बड़ी ई बनेगी, और बड़ी ई के साथ अगर बड़ी ई है तो भी बड़ी ई रहेगी, और बड़ी ई के साथ अगर छोटी ई है तो भी बड़ी ई रहेगी। इसी प्रकार उ और उ ये दोनों भी समान स्वर है, यानी चाहे छोटा उ हो या बड़ा उ हो, दोनों मिलकर के बड़ा उ बनते हैं। उसी प्रकार री और री ये दोनों भी समान स्वर है। छोटा री और बड़ा री अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो बड़ा री बनता है, और लरी का कोई समान स्वर नहीं होता है, यानी लरी का कोई दीर्घ नहीं होता है। तो एग्जाम्पल में हम यहाँ तक 4 का अध्ययन करेंगे। उदाहरण के लिए सबसे पहला है ए, यानी हमारे पास धन के निशान के पहले ए या आ में से होना चाहिए और धन के निशान के बाद में भी ए और आ में से होना चाहिए, तो मिलके बनेगा आ। उदाहरण के लिए विद्याधने अर्थी। सबसे पहले हम मात्रा निकालेंगे। जैसा कि हम सबको पता ही है ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण की और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण की मात्राओं को निकाला जाता है, यानी उनके वर्ण को अलग किया जाता है। यहाँ पे हम ये धन का निशान लगाएंगे। धन के निशान के ठीक पहले ध्या, ध्या में आ की मात्रा है,
तो इसको आ को नीचे लिखेंगे और इसके बाद में ए की मात्रा है, इसको नीचे लिख लेंगे। ध्या में से आ निकालने पर यहाँ हलंत ध्याय बचेगा यानी आधा ध्याय बचेगा। ए नीचे लिखने पे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। सूत्र के अनुसार अगर इन दोनों को जोड़ा जाता है तो बनेगा आ। ए आ धन ए को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका दीर्घ बन जाएगा आ। नया शब्द बनाएंगे तो यहां से वी बचेगा। ध्या में से आ निकाल लिया तो आधा ध्याय में ये आ जोड़ेंगे तो वापिस ध्या बन जाएगा। ये ए है, ये हमारे पास नीचे आ चुका है तो यहाँ पे ए नहीं बचा है। और आगे जो ये विद्यार्थी शब्द बनेगा विद्यार्थी। विद्यार्थी में अगर पूछा जाए कौन सी संधि है तो दीर्घ संधि है। कौन से सूत्र से बनी है? अकय सवर्णे दीर्घ सूत्र से बनी है, यानी समान स्वर आने पे दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों समान स्वर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। ये ई और ई, अगर ये दोनों समान स्वर है तो इनका बनेगा दीर्घ बड़ा ई, यानी हमारे पास धन के निशान से पहले भी ई हो और धन के निशान के बाद में भी ई हो तो उसका बनेगा बड़ा ई। एक उदाहरण से हम इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे रवि धन इंद्र है। सबसे पहले हम मात्रा निकाल करके देखेंगे। यहाँ पे छोटे ई की मात्रा और आगे भी छोटी ई की मात्रा दोनों मिलके बड़े ई की मात्रा बन जाएगी। जब हम वापिस नया शब्द बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ वी में से हमने ई को अलग कर लिया था तो यहाँ पे बचेगा हलंत व्यय। इस हलंत व्यय में हम ये बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बनेगा वी। ये ई नीचे आ चुका है, आगे अपने पास बचा आधा न और द्र, शब्द बन जाएगा रविंद्र है। कौन सी संधि में? दीर्घ संधि में। अगला उदाहरण हम समझते हैं ऊ का, यानी ऊ के बाद में अगर समान स्वर ऊ हो तो उसका बनता है बड़ा ऊ। उदाहरण से हम अच्छी तरीके से समझते हैं। सुधने उक्ति। सबसे पहले मात्रा निकाल करके देखेंगे। सु में मात्रा है ऊ की और आगे भी मात्रा है ऊ की, दोनों मिलके बन जाएंगे बड़ा ऊ। वापिस नया शब्द बनाएंगे तो यहाँ पे बचेगा सु में से ऊ को निकाल लिया तो यहाँ पे हलंत स बचा। इस हलंत स में ऊ की मात्रा को जोड़ देंगे बड़ा ऊ की मात्रा को तो ये बनेगा सु। ऊ यहाँ पे नीचे आ चुका है और शब्द बनेगा सुक्ति। अगला उदाहरण हम समझते हैं री का उदाहरण कि री और री आए तो इसका बनता है बड़ा री। जैसे पितृधने ऋणम। सबसे पहले मात्रा निकाल के देखते हैं। त्रय में री की मात्रा है और आगे भी री की मात्रा है, दोनों समान स्वर है तो इसका बनेगा बड़ा री। जब इसको वापिस से जोड़ा जाएगा, पी से पी बचा यहाँ पे, त्रय में से री निकाल लिया और बड़ा री इसमें जोड़ देंगे तो ये त्रयी हो जाएगा। री यहाँ पे नीचे आ चुका है, अणय और मैं, शब्द बनेगा पेतृणम। लरी का कोई दीर्घ नहीं होता है तो लरी का एक उदाहरण भी नहीं होगा, यानी ये हमारी दीर्घ संधि है वो कंप्लीट हो गई। एक बार हम इसे दोबारा से रिवाइज करके देखते हैं। विद्याधन अर्थी, शब्द बनेगा विद्यार्थी। रविधन इंद्र, शब्द बनेगा रविंद्र। सुधन उक्ति, शब्द बनेगा सुक्ति। पितृधन ऋणम, शब्द बनेगा पितृऋणम। अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ, यानी समान स्वर आने पे दीर्घ हो जाता है। यहाँ पे एक बात स्मरणीय है कि ये अकह का मीन्स क्या होता है? अक एक प्रत्याहार का नाम होता है जिसके अंदर इन वर्णों को गिना जाता है, ए, ई, उ, रे और लरी। सवर्णे का मतलब होता है सम्मान, अगर इनके सम्मान वापिस आता है तो दीर्घ का मतलब उसका दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब ऐसे होता है बड़ा, यानी इनका बड़ा बन जाता है। ए का बड़ा होता है आ, ई का बड़ा बड़ी, ऊ का बड़ा होता है बड़ा ऊ, री का बड़ा होता है बड़ा री और री का कोई दीर्घ नहीं होता है। इस प्रकार ये हमारी दीर्घ संधि है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची का अगर हम विस्तार से समझे तो वृद्धि रेची का मतलब होता है अच के परे एच आने पर वृद्धि आदेश हो जाता है, यानी अच के परे एच आने पर वृद्धि आदेश हो जाता है। अच का मतलब होता है ए और आ, यानी अच का यहाँ पे तात्पर्य है ए और आ। परे, परे का मतलब होता है बाद में। बाद में हमारे पास क्या होना चाहिए? एज। एज का मतलब होता है ए, ओ, आई, औ। इन चार को कहा जाता है एज, यानी एक तो अच यहाँ पर प्रत्याहार होता है, एक होता है एज प्रत्याहार।
अच प्रत्याहार में समस्त स्वरों को गिना जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए और आ को ही गिना जाता है। एच प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं, ए ओ आई औ। अगर ये स्थिति हो हमारे पास तो ए और आ के बाद में यदि ए और ए हो तो बड़ा ए, ओ और औ हो तो औ बन जाता है। यानी अगर हम इसको समझे ए और आ के बाद में ए और ए आए तो आई बनेगा, ए और आ के बाद में ओ या ओ आए तो औ बनेगा। अर्थात एक तरीके से वृद्धि संधि की पहचान होती है कि इसके अंदर 2 मात्राएं होती है। वृद्धि संधि की ये पहचान होती है कि वृद्धि संधि में 2 मात्राएं होती है। यहां तक हुआ क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको और उदाहरण से हम अच्छी तरीके से समझते हैं। उदाहरण है हमारे पास ए का, सदा धन एव। सबसे पहले हम मात्राओं को निकालेंगे। मात्रा हमें पता ही है, धन के निशान के ठीक पहले और बाद की मात्रा निकाली जाती है। दा में मात्रा है आ और आगे मात्रा है ए। आ और ए को अगर जोड़ा जाएगा सूत्र के अनुसार, आ हमारे पास अच है और ए हमारे पास एज है, तो हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए थी? अच के परे एज। कंडीशन हमारे पास ये होनी चाहिए थी। अगर ये कंडीशन होती है तो इसका बनता है वृद्धि आदेश। तो हमारे पास सूत्र भी ऐसा ही बन रहा है, अच के परे एच आ रहा है तो हमें बनाना है इसका वृद्धि आदेश। वृद्धि आदेश में इसमें ए में वृद्धि हो जाएगी। ए में वृद्धि होने का मतलब है बड़ा ए बनेगा। जब हम इसको वापस से नया शब्द बनाएंगे, से और दा में से आ को अलग किया तो यहाँ पे बचेगा द हलंत। हलंत द में हमें बड़ा ए को जोड़ना है तो बनेगा सदैव, और ए नीचे आ गया और वह सद बनेगा सदैव। इसी प्रकार एक और उदाहरण है वंधने औषधिम। मात्राओं को अलग करेंगे। ने में मात्रा है ए की और आगे मात्रा है औ की। सूत्र के अनुसार पहले अच और एच और दोनों को मिला के वृद्धि, तो हमारे पास ये अच है ये एच है और दोनों में वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि का मतलब है औ में वृद्धि, और औ में पहले से वृद्धि है तो औ का अव्यय रहेगा। जब वापिस से इसको जोड़ा जाएगा वह, यहाँ पे नए हलंत हो जाएगा क्योंकि नए में से हमने ए को निकाल लिया है, और इस हलंत नए में इस औ को जोड़ेंगे तो नौ। यहां से ये औ हमारे पास नीचे आ चुका है तो से दी और मैं वनौषधिम शब्द बनेगा हमारे पास में। इसके अंदर एक बात हमें समझने योग्य है कि अगर छोटा ए होगा तो उसका बड़ा ए बनेगा, लेकिन अगर बड़ा ए है तो उसका बड़ा ए ही रहेगा। इसी प्रकार अगर ओ है तो औ बनेगा, लेकिन अगर औ है तो उसका अव ही रहेगा। यहां तक क्लियर है? वृद्धि संधि की परिभाषा वृद्धि रेची सूत्र कह सकते हो, परिभाषा कह सकते हो। अच के परे एच आने पर एच में वृद्धि हो जाएगी। अच का मतलब यहाँ पे ए और आ से है, एच का मतलब ए ओ आई औ है। 2 उदाहरणों से हमने इसको अच्छी तरीके से समझ भी लिया है। सदाधन एव से बनेगा सदैव, वंदन औषधिम से बनेगा वनौषधिम। अब हम बात करते हैं आगे गुण संधि। सबसे पहले सूत्र, गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण है। आद गुण को हम विस्तार से अगर समझें तो आद गुण का मतलब होता है अच के परे इक आने पर गुणादेश हो जाता है। अच के परे इक आने पर गुणादेश हो जाता है। यहाँ पे हमें यह समझने योग्य बात है कि यहाँ पे अच क्या है और इक क्या है। अच का मतलब हमें सबको पता है कि अच का मतलब स्वर होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास संधि में अच का मतलब सिर्फ है और आ से है। इक का मतलब होता है ई उ रे और लरी। अगर हमारे पास स्थिति ये हो कि प्रारंभ में अच हो और उसके बाद में इक आए तो दोनों को मिला करके उसका गुणादेश कर दिया जाता है। अर्थात अगर ए और आ के बाद में ई और ई में से अगर कोई आए तो उसका ए बनेगा। ए या आ के बाद में उ या उ में से कोई आए तो ओ बनेगा। ए या आ के बाद में री या री में से कोई आए तो उसका अर बनेगा। ए या आ के बाद में लरी में से कोई हो तो उसका अल बनेगा। अर्थात हमारे पास ये 4 स्थिति बनती है। ई का बनेगा ए, उ का बनेगा ओ, री का बनेगा आर और लरी का बनेगा अल। अब हम इसको थोड़े उदाहरण से अच्छे प्रकार से समझते हैं। जैसे गणधन ईश है, मात्रा निकालेंगे। अणे में मात्रा है ए की
और इसके बाद में ई की, यानी ये हमारा अच है और ये हमारा इक है। अच के परे इक आने पर गुणादेश हो जाएगा। ए और ई को जब जोड़ेंगे तो इससे बनेगा ए। नया शब्द बनाएंगे तो यहां से गए, अणे यहाँ पर हलंत है और हलंत में ये स्वर जोड़ देंगे, यानी इस हलंत में ये वाला स्वर जोड़ेंगे तो ये बनेगा गणे। और ई हमारे पास नीचे आ चुका तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा स, और शब्द बनेगा गणेश है। अगला उदाहरण हम समझते हैं। आ धने उदय, मात्रा निकालेंगे आ और उ। आ और उ को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा ओ। आ और उ को जोड़ेंगे तो बनेगा महोदय। नया शब्द हमारे पास बनेगा महोदय। अगला उदाहरण हमारे पास है महाधने ऋषि, मात्रा निकालेंगे। हा में मात्रा है आ की और आगे है री। आ के बाद में री होने पर हमारे पास बनता है अर। जब इसे वापस से जोड़ेंगे, हा में से आ को अलग कर लिया, हलंत है बचेगा। इस हलंत है में ये ए जोड़ेंगे तो है, और ये रे अपने से आगे वाले पे ऊपर चला जाएगा, यानी सी के ऊपर आएगा और शब्द बनेगा महर्षि। अगला उदाहरण है तव धने लृकार है, मात्रा निकालेंगे। वे में मात्रा है ए की और आगे है लरी। ए के बाद में लरी होने पर बनता है अल। वापिस नया शब्द बनाएंगे तय से तय, ये हलंत वह, इसमें ये ए जोड़ देंगे तो वह पूरा हो जाएगा। लरी नीचे आ गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ये हलंत ल और कार है, शब्द बनेगा तव लकार है। इस प्रकार ये हमारी गुण संधि कंप्लीट होती है। सूत्र है आद गुण है, अच के परे इक आने पर गुणादेश हो जाता है, यानी यहाँ पे अच का मतलब है ए और आ, इक का मतलब है ई उ री लरी से। उदाहरण से हमने इसको और भी अच्छी तरीके से समझा है। अब हम आगे पढ़ेंगे यण संधि।